शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड गेस क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आज हम लोग 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 के गेस क्वेश्चंस को, जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है, इस टाइप के प्रश्न को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बहुत कम प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है। उम्मीद है कि इसी में से प्रश्न आ जाएंगे। जीएस पेपर 1 में वैसे भी जो मैंने गेस पिछले साल किया था वह पूरा 100% आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की यह गारंटी नहीं है कि इस बार भी आ जाएगा। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करके बोल दे रहा हूँ कि जो मैं दे रहा हूँ बेशक यह इम्पॉर्टेंट है 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिहाज से, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा, इससे बाहर और भी कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो आप उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि यह गेस है, अनुमान है, यह बोर्ड से उठाया हुआ हूबहू प्रश्न नहीं है। गेस कभी कभी काम करता है और कभी कभी धोखा भी दे जाता है। तो जब धोखा दे दे तो इसके लिए शाही पाठशाला को कुछ से कुछ लिखें, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि यह गेस है। आप लोगों को हेल्प के लिए, आप लोगों की उम्मीद पर मैं कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि इस बार यह पूछा जा सकता है, इस टाइप के 12-14 प्रश्न को मैं आपको दे देता हूँ। अब यदि ना पूछता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे लगा तो मैंने आपको दे दिया। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस गेस प्रश्न पर अपना विवेक लगाइएगा। यदि आपको लगेगा कि नहीं सचमुच याद करना चाहिए तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न पर। पहले हम लोग खंड क में आ जाते हैं। खंड क जैसा आप जानते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इस सेक्शन में होता है। तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया है मौर्य कला से। ठीक है, प्रश्न मैंने बनाया कि मौर्य काल में कई कलाओं ने भारत में पहली बार जन्म लिया और परवर्ती काल की कलाओं के लिए रास्ता प्रदान किया, जबकि इस काल में कुछ कलाओं पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग आलोचना भी कहते हैं। इस कथन के आलोक में मौर्य कला का वर्णन करें। ये जो कथन मैंने दिया, इस कथन के आलोक में आपको मौर्य कला का वर्णन करना है। अथवा मैंने इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बनाया कि मौर्यकालीन कला अपने, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अपने आप में, यहाँ ये दोनों टाइपिंग मिस्टेक है, अपने आप में अनोखी होने के साथ साथ विदेशी कलाओं से भी प्रभावित थी, कैसे? इस लाइन में काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मौर्यकालीन कला अपने आप में अनोखी होने के साथ साथ विदेशी कलाओं से भी प्रभावित थी, कैसे? ये दोनों प्रश्न का मैंने अलग अलग लिया है, लेकिन दोनों के लिए उत्तर एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न हो गया आपका मौर्य कला से। दूसरा प्रश्न जो मैंने लिया है वो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, यानी 1857 की क्रांति से एक प्रश्न रहता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कुंवर सिंह की भूमिका को लिया है। इस बार मौर्य कला ही आपसे पूछा जाएगा, इसकी संभावना 99% है। अब आइए चलिए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो मैंने लिया है कि बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न जो मैंने लिया है बिहार में आजाद दस्ता की भूमिका का वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न जो मैंने लिया है तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार पर प्रकाश डालें। इस दोनों प्रश्न को मैंने एक साथ लिया है, कभी कभी एक साथ भी पूछ देता है, कभी कभी अलग भी पूछ देता है। तो दोनों तरह से आप लोगों को तैयार करना है, प्रिपेयर कर लेना है। यदि अलग पूछेगा तो अलग लिख देंगे, और यदि एक साथ पूछता है तो एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तकनीकी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार पर प्रकाश डालना है बिहार के आलोक में। ठीक है,
जो प्रश्न हम लोग ये पढ़ेंगे तो ये बिहार के आलोक में इसको पढ़ेंगे। छठा नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए, कीजिए नहीं दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया था। साथ ही भारतीय साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करना है। यानी मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर को लिखना है, उसके राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालना है और भारतीय साहित्य में या बांग्ला साहित्य में, संगीत में उनका क्या योगदान रहा है, इस बात को भी मूल्यांकित करना है। तो यह 6 प्रश्न मैंने दिया है आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए और इसमें से 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। इस 6 में से कोई ना कोई 3 प्रश्न आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। अब आइए चलते हैं दूसरे खंड में, खंड ख में। खंड ख में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समसामयिक घटनाओं से आधारित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने 6 से ज़्यादा प्रश्न लिया है। तो पहला प्रश्न मैंने ले लिया रूस यूक्रेन संघर्ष जो है, इसको यूक्रेन संकट भी कहते हैं। तो यहाँ से मैंने जो प्रश्न बनाया है इस प्रकार से बनाया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और इस संबंध में भारत द्वारा अपनाए जा सकने वाले उपयुक्त दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा कीजिए। यानी रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभाव के बारे में बताना है और इस संबंध में भारत द्वारा जो अपनाया गया कदम है, जो भारत का दृष्टिकोण है, इस संबंध में आपको चर्चा करना है। या फिर मैंने दूसरा प्रश्न बनाया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव सामने आया है, इससे निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए नीतियों का वर्णन करना है। तो दोनों प्रश्न में थोड़ी भिन्नता है और कुछ समानता भी है। तो मैं यही कहूँगा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को आप मल्टी डायमेंशंस में यानी विभिन्न आयामों में तैयार कर लेंगे और जिस प्रकार से पूछा जाएगा उस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख देंगे। तो रूस यूक्रेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिल चुकी है। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता है, मेजबानी है, वह भारत करने जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाया है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अगले वर्ष भारत करने जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिकाओं का वर्णन करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले 9वें नंबर प्रश्न पर। एक मैंने स्कीम से लिया है प्रश्न को, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है कि पीएम गति शक्ति योजना में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है। अगर इसे सही मायने में लागू किया जाए तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान साबित होगा। इस कथन को स्पष्ट करना है, यानी इस कथन को जो है पूरा विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको बढ़िया से बताना है। अब आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न मैंने लिया है सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर के। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से 2 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे वर्ष के कार्यकाल में भारत चल रहा है। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो अस्थायी सदस्य वर्तमान में भारत है। इसी संदर्भ में मैंने प्रश्न बनाया है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के संबंध में अपनाई जाने वाली चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी दावेदारी के पक्ष में अपना तर्क जो है प्रस्तुत करना है। यह है हमारा 10वां प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच भारत को श्रीलंका के लिए वित्तीय मदद, नीतिगत सलाह और भारतीय उद्यमियों की ओर से वहां निवेश की पेशकश करनी चाहिए। श्रीलंका में चीन की उपस्थिति पर नियंत्रण
भारत के लिए अपने हित में है, इस बात पर जो है आपको टिप्पणी करना है। हमारा 12वां प्रश्न है क्वाड तथा I2U2। I2U2 को भी पश्चिमी क्वाड के रूप में देखा जाता है। तो दोनों क्वाड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वाड भी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये क्वाड भी इंडिया, इजराइल और USA और आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये 4 देशों का एक और क्वाड तैयार हुआ है। तो इस संदर्भ में भारत की जो है भागीदारी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोनों क्वाड को मैंने रखा है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 पर। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के मध्य संबंधों में समय के साथ दूरियां बढ़ी है। वर्तमान परिदृश्य के आलोक में दोनों देशों के मध्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करने हैं। यानी मैंने मूल रूप से लिया है भारत चीन के संबंध पर वर्तमान घटना को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच संबंध को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP26 हुआ है, इसकी उपलब्धियां और भारत की भूमिका पर आपको चर्चा करना है। एक इंडेक्स मैंने लिया है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत की स्थिति क्या रही है, इस पर चर्चा करना है। और 16वां नंबर प्रश्न है SCO को नाटो के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है, यह कहाँ तक सत्य है, इसमें भारत की भूमिका का वर्णन करना है। यानी प्रत्येक वैश्विक लेवल के प्रश्न को मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर उसको बनाया है। तो ये था हमारा GS पेपर 1 के लिए 67 BPSC मुख्य परीक्षा का गेस्ट क्वेश्चन, एक प्रकार से सजेशन कहें इसको। उम्मीद करता हूं कि इनमें से आपको आ जाएगा, लेकिन यदि आपको लगता है तो इससे बाहर भी आप पढ़ें। मेरे दृष्टिकोण में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था मैंने आपको दिया है, मैंने आपके लिए एक मदद के रूप में ये काम किया है। आपको यह हमारा क्वेश्चंस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मेरे हौसले को बल मिलता है। आप कमेंट जरूर करें कि हमारा गेस कैसा है। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और जल्द ही लेकर आऊँगा GS पेपर 2 के गेस प्रश्न को। धन्यवाद।